हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पार्ट नंबर 5 ऑफ विजन आईएएस करंट अफेयर मैगजीन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। और पिछले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन and there you will get the previous parts, sir and ma'am. And let's get started without wasting a bit of time. You can subscribe to this channel. Okay, so let's get started. The topic number 1, 2.4 supply chain resilience initiative. न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया हैव लॉन्च्ड द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। अब इंडिविजुअली ये टॉपिक आप इम्पॉर्टेंट है तो है ही प्रीलिम्स और मेंस के लिए, बट एट द सेम टाइम इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, सो इफ यू लुक एट द थिंग्स, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया प्लस यूएसए अगर कर दोगे तो एक बहुत बढ़िया क्वाड्रिलेटरल भी बनता है। इन चार कंट्रीज को मिलाओगे तो आपकी मालाबार एक्सरसाइज भी अभी रिसेंटली न्यूज में थी कि वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह को इंक्लूड कर लिया गया है। इसके अलावा बात करोगे तो इन चार कंट्रीज को मिला के आप एक और इनिशिएटिव का कह सकते हो कि इंडिया की जो है वो जो मीटिंग होती है मिनिस्ट्रियल लेवल पर 2+2 डायलॉग जो होता है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और दूसरी कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर है वो होते हैं। तो इंडिया की ऐसी 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म जो है वो इन्हीं कंट्रीज के साथ है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, बस ये चीज़ इसमें एक्सेप्शनल है। बाकी ये 3-4 इनिशिएटिव एक जैसे हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में इनको यूज़ किया जा सकता है। कोर्ट के क्वेश्चन में भी इस पॉइंट को लिख सकते हो। मालाबार एक्सरसाइज और ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड फॉर्म में आपको एनालाइज करनी है। वापस आ जाते हैं एससीआरआई पे स्पेसिफिकली। जो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ सिंपल है, देखो सप्लाई चेन जो है उसको रेजिलियंट बनाना है। रेजिलियंट कैसे बनाना है? वो होगा डाइवर्सिफाई करके सोर्सेस को, यानी कि अगर आप सिर्फ एक पर डिपेंड रहोगे, मान लो आपके 4 दोस्त हैं, मतलब नॉट यूपीएससी के लिए, वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये चीज़ एलिजिबल नहीं होती, बट स्टिल लेट्स से कि आपके पास 4 ऐसे मान लो वार्निंग सिस्टम है, ठीक है, 4 वार्निंग सिस्टम है। ऑन द अदर हैंड आपके पास आपका जो फैक्ट्री है वहाँ एक ही वार्निंग सिस्टम है, तो 4 में क्या होगा कि हो सकता है एक में कुछ गड़बड़ हो तो दूसरा तीसरा काम करेगा। ये जैसे अभी रिसेंटली एक चीज़ चल रही थी न्यूज़ वगैरह में, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एनालिटिकल चीज़ें होते हुए लोग ऐसे बोल रहे थे कि जो ऑक्सीजन का ऑक्सीमीटर है वो 2 ऑक्सीमीटर से चेक कर लीजिए, ताकि हो सकता है पहले में कुछ गड़बड़ हो, है ना। तो वहाँ पे जो है वो चीज़ यही है कि हो सकता है एक कंट्री से अगर हम पूरा डिपेंडेंट हो जाएं एक कंट्री पे, और फिर हो जाए कुछ वहाँ पे दिक्कत हो जाए, वहाँ पे वॉर हो जाए, वहाँ पे कोई भी इंटरनल इशू, एक्सटर्नल इशू, कुछ भी ऐसा, तो उससे क्या होगा, पूरा हमारा सोर्स खतरे में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सप्लाई चेन रेजिलियंस का मतलब है कि चीज़ों को डाइवर्सिफाई करो। मतलब उसमें जैसे मान लो हम बना रहे हैं बिस्किट, तो बिस्किट के लिए आटा किसी एक कंट्री का होना चाहिए, चीनी किसी दूसरी कंट्री की होने की, मतलब आटा मैदा जो भी है वो एक कंट्री का, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग जगह से आने चाहिए। दिस इज समथिंग, अगर हम ऐसा करेंगे तो एक रेजिलियंस क्रिएट हो जाएगी इस पूरी सप्लाई चेन में, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। अगर सिर्फ एक जगह से आ रहा है तो दिक्कत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू द ऑयल एंड क्रूड ऑयल वगैरह, तो क्या है, एक ही जगह से आ रहा है, कहाँ से, मिडिल ईस्ट से, और वो पूरा रीजन से, तो वो एक वहाँ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ इस चीज़ की, ऑयल मार्केट की जो सप्लाई चेन है ना, वो रेजिलियंट कंपेरेटिवली बहुत कम है। क्यों रेजिलियंट कम क्यों है? क्योंकि बस सुएज कैनाल में कुछ फंस गया, दिक्कत हो गई। अगर वहाँ पे कोई अटैक हो गया, दिक्कत हो गई। पूरे वर्ल्ड की जो ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाती है, क्योंकि वहाँ रेजिलियंस वहाँ नहीं है। अगर यही चीज़ क्या हो गया, अलग अलग जगह ऑयल जो है वो हो, डाइवर्सिफाई हो सोर्सेज, तो अपने आप रेजिलियंट सिस्टम बन जाएगा। क्योंकि फिर हमें इतना टेंशन नहीं रहेगा कि सुएज कैनाल में कुछ फंस तो नहीं गया, हमें इतना टेंशन नहीं रहेगा कि सऊदी अरब और ईरान में कुछ पंगा तो नहीं हो गया, हमें इतना टेंशन नहीं रहेगा कि यूएसए ने ईरान पे कुछ कर दिया अटैक, या कौन किस पे क्या कर रहा है, इजराइल पैलेस्टीन चल रहा है, हमें फिर उतनी टेंशन नहीं रहेगी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। नाउ लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक, व्हाट इज एससीआरआई। मैंने बता दिया कि एक अप्रोच है जो हेल्प करता है कंट्री को टू डाइवर्सिफाई द सप्लाई सोर्सेज, ठीक है। यही चीज़ें लिखी हुई हैं, जो सप्लाई रिस्क है, जो सप्लाइंग
नेशन के अक्रॉस अलग अलग रिस्क होता है, कहीं रिस्क कम होता है, कहीं रिस्क ज़्यादा होता है, कहीं वल्नरेबिलिटी कम होती है, कहीं वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। SCRI इनिशियली प्रपोज्ड बाय जापान, पहले जापान ने इसको प्रपोज किया था, एम्स टू क्रिएट द वर्चुअस साइकिल ऑफ एनहांसिंग द सप्लाई चेन रेजिलियंस। तो जापान जो है वो इसको आइडिया को लेकर आया था, और जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये फोकस इस पर भी करेगा, ये चीज़ें तो होंगी, इसके अलावा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ना उसको भी शेयर करने पर यहाँ पे काम होगा। सो इट विल शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन द सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट होल्ड द इवेंट्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टेक होल्डर्स, ताकि वो और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन को एक्सप्लोर कर सकें। तो यहाँ पे मौका भी मिलेगा और दस्तूर भी होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई जाएंगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कमिटमेंट बाई 3 नेशन, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी, ठीक है। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी में जब बात करते हो तो बहुत सारे पॉइंट पढ़ते हो, कहीं पेरीफेरी में ये भी कहीं कह सकते हो कि डिजिटल इन मतलब एक आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आर्टिकल आया भी था इसी मैगजीन में, डिजिटल डिप्लोमेसी, ई डिप्लोमेसी। सो इन दोज थिंग्स यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ थिंग्स के इवन जो और इनिशिएटिव है वहाँ पे भी डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह की बात हो ही जाती है लेते देते, ठीक है। इसके अलावा सपोर्टिंग द ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सेट्राज। नीड क्या है? नीड मैंने बता दिया, ओवर डिपेंडेंस हो जाती है कहीं कहीं किसी कंट्री पर सप्लाई के लिए, और वो एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि रिस्क है, और रिस्क है तो इश्क है, ओके, और इसके तो कटेगा। इसके अलावा टू रिकवर फ्रॉम फ्यूचर डिसरप्शंस, टू रिकवर फ्रॉम फ्यूचर डिसरप्शन, ये भी है जो फ्यूचर के डिसरप्शंस हैं उसके लिए भी हम यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, फिर हमें टेंशन नहीं रहेगी कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने दे दिया, आप समझ गए होगे उस एग्जाम्पल से। इसके अलावा कोविड-19 इम्पैक्ट है। कोविड-19 इम्पैक्ट की वजह से क्या है, ट्रेडिंग सप्लाई सिस्टम जो है वो अफेक्ट हुआ है। अब मान लो कि हमारा एक चीज़ कोई स्पेसिफिक चीज़ है, जैसे मान लो ड्रग्स हैं, ठीक है, या ड्रग्स का जो API वगैरह है हम इंपोर्ट वगैरह उसको करते हैं चाइना। अब चाइना में कुछ हो जाए ज़्यादा इशू, ठीक है, ज़्यादा कोरोना फैल जाए या कुछ ऐसा, तो उन चीज़ों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, ऐसी चीज़ों पर भी इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। सो दैट इज़ देयर। ट्रेड टेंशन जो है वो भी बढ़ जाती हैं अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि क्या होता है, ट्रेड टेंशन कैसे बढ़ेंगी, डायरेक्टली नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जब सप्लाई चेन और ये सब होता है तो ट्रेड टेंशन उसकी वजह से मतलब मान लो कोई कंट्री, पता नहीं ना हमें किस कंट्री की कैसी इकोनॉमिक पॉलिसी है, पॉलिसी भी चेंज होती रहती हैं, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं उनके साथ साथ, तो ट्रेड टेंशन जो है वो भी हो जाती हैं, ट्रेड वॉर हो जाते हैं कंट्रीज़ के साथ, जैसे चाइना USA। तो उससे क्या होता है, सप्लाई चेन जो है वो पूरी यहाँ पे एक दूसरे को मतलब फिर वो प्रोटेक्शनलिज्म शुरू कर देते हैं और फिर इकोनॉमिक नेशनलिज्म शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में जो एक्सपोर्ट्स है लाइक बीफ है और बार्ले है, हैज़ बीन टारगेटेड बाय चाइना एंड अमिड दिस डेट फॉर डिटेरियोरेटिंग टाइज बिटवीन द टू नेशन। तो वो उसको टारगेट किया था उसके एक्सपोर्ट को, ठीक है। तो एक दूसरे को ऐसे करते हैं तो वो भी एक गलत क्रिएट होता है कि अपोजिशन हो रहा है। तो इसलिए सप्लाई चेन होना चाहिए ताकि मतलब ओवरऑल रेजिलिएंट बना रहे सिस्टम, ऐसा नहीं है कि एक कंट्री पे डिपेंड हो रहे हैं, एक कंट्री से सब कुछ आ रहा है। सो दैट थिंग शुड नॉट बी देयर, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे डीकपल फ्रॉम चाइना, सो चाइना फैक्टर इज ऑलवेज देयर। कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक IR का होगा बिकॉज उसका इम्पैक्ट इंडिया पे आता ही आता है, तो वो चीज़ है। तो डीकपल फ्रॉम चाइना बाई डिसंगेजिंग दिस स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन्स लाइक सेमीकंडक्टर। अगर हम इन चीज़ों को देखो, सिंपल है, जो हमने नॉर्मल जनरल बात करी कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो डाइवर्सिफाई होंगे सोर्स, उससे क्या होगा, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ओवर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। उसी को स्पेसिफिकली बात करोगे तो हम ये नहीं कह रहे कि चाइना पर ओवर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम बस ये कह रहे हैं कि चाइना जो है क्योंकि चाइना का फिर अलग एंगल और है, चाइना की ब्रिंकमैनशिप की पॉलिसी और चाइना का एटीट्यूड ऐसा है, तो वहाँ पे हमने ये और कह दिया कि ओवर डिपेंडेंट तो छोड़ो, लेकिन हम वहाँ पे चाइना पे नहीं रहेंगे। तो एक अल्टीमेटली उसके अलग अलग बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। इसलिए डीकपल फ्रॉम चाइना इज़ वन पॉइंट। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स में भी
वो एक इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं वो माइंड में रहता है कंट्रीज़ के, जैसे यहाँ पे डेवलप अ कोलिशन ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज़, ताकि एक मतलब जियो पॉलिटिक्स में भी उसका एक कह सकते हो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है या एक स्पिल ओवर इफेक्ट है कि अगर ये चीज़ें होंगी तो अपने आप जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में रिलेशंस इंप्रूव होंगे और अपने आप एक कोई हो सकता है ग्रुप बन जाए एक तरीके का, समझ रहे हो, इनफॉर्मल टाइप में। सो दैट थिंग इज़ देयर। चैलेंजेस क्या हैं? ये तो ज़रूरत थी कि हाँ SCRI होना चाहिए बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न जो हमने यहाँ पे डिस्कशन में लिए, कि यहाँ पे ओवर डिपेंडेंस हो जाता है, फ्यूचर डिसरप्शन से हम लड़ पाएंगे, कोविड-19 का इम्पैक्ट भी है, चाइना का इम्पैक्ट भी है, ये सी बहुत खतरनाक है, कोविड-19 और चाइना, हर जगह इस एंगल को आपको IR में यूज़ करना है। इसके अलावा ट्रेड टेंशन होते हैं और जियो पॉलिटिक्स का ओवरऑल एक अच्छा इम्पैक्ट, एक जनरलिस्ट IAS एटीट्यूड आप यहाँ से इस पॉइंट को लिख के शो कर सकते हो जियो पॉलिटिक्स वाले को। इसके अलावा चैलेंजेस टू SCRI तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ओवरवेलमिंग, ये मतलब बात तो कर रहे हैं SCRI की, लेकिन अगर इनका ट्रेड वाला वो पूरा बैलेंस शीट देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, फॉर द प्राइमरी गुड्स के लिए, ठीक है, तो खुद ही चाइना पे डिपेंडेंट है ये कंट्रीज़ जो बात कर रही हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की, ठीक है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन्स हैव बीन बिल्ट ओवर डिकेड, और सप्लाई चेन जो है ना वो ऐसे एक रोम कैन नॉट बी बिल्ट इन अ डे, ये एक कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए मेहनत और टाइम लगता है। सेम यहाँ पे है कि पहली बात तो चाइना पे खुद ही ये कंट्रीज डिपेंडेंट हैं जो बात कर रही हैं रेजिलियंट होने की, वो खुद ही उनकी सप्लाई चेन जो है वो चाइना पे ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरा टाइम लगेगा, भाई टाइम लगता है, ये रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग अ न्यू सप्लायर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये चीज़ करोगे तो टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा, सो दैट इज़ देयर, चाइना का एंगल भी है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज टुडे रिलाई हैविली ऑन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टाइम और ये तो लगेगा, प्लस यहाँ पे सफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी और रिसर्च डेवलपमेंट भी लगेगा। दैट थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम टाइम एंड मनी परस्पेक्टिव, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टू रिमेन कॉम्पिटिटिव ग्लोबली। अब ये भी है कि हमको जब हम कह रहे हैं कि यार चाइना पे डिपेंड नहीं होना, बट एट द सेम टाइम ये तो हमारा एक इंटरेस्ट हो गया कि चाइना पे डिपेंड नहीं होना, बट एट द सेम टाइम जो अगर कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी है दैट विल वर्क ऑन द प्रॉफिट मोटिव, तो वो कोशिश करेगी कि प्रॉफिट मोटिव में जल्दी से चीज़ें आ जाए, रॉ मटेरियल आ जाए और जल्दी से हम उसका प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच सकें और इस तरीके से काम कर सकें। बट एट द सेम टाइम उनका प्रॉफिट मोटिव है, सामने एक नेशनल पर्सपेक्टिव या एक कह सकते हो वो वाला एक नेशनल सिक्योरिटी या बहुत सारे एंगल चाइना से रिलेटेड है, तो अब इनके बीच में एक वो आ जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसलिए क्या है कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रहना है तो चीज़ें सस्ती रखनी पड़ेंगी, तो दैट थिंग इज ऑल्सो देयर। अगर सस्ती रखनी पड़ेंगी तो वहाँ से चीज़ लेनी पड़ेगी जहाँ से चीज़ लाना सस्ता पड़ रहा है, तो चाइना से चीज़ें लाना सस्ता पड़ रहा है। तो अगर ये नई सप्लाई चेन हम बनाने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें तो पहले तो बनाने में दिक्कत, और बन जाए तो फिर कोई खरीदने वाला है या नहीं है, क्योंकि सामने से जो कंपनी है अल्टीमेटली जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी वो अपना कॉम्पिटिटिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगी। सो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग एज वेल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वे फॉरवर्ड क्या है? देखो वे फॉरवर्ड यही है कि डाइवर्सिफिकेशन तो करना पड़ेगा, कैसा भी है कुछ भी है, दिक्कतें हैं, टाइम लगेगा, मनी लगेगा, और जी कॉम्पिटिटिवनेस के चक्कर में हो सकता है आगे रिस्क भी हो, लेकिन रिस्क है तो रिस्क है, तो इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट सर एंड मैम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके लिए क्या करेंगे? बेटर टू एड मोर सोर्सेज इन द लोकेशन नॉट वल्नरेबल टू द सेम रिस्क। देखो जो एक ही तरीके के रिस्क है ना वहाँ वल्नरेबल ना हो, वहाँ पे ऐसे डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि हमारे सारे सोर्सेज ऐसी कंट्रीज के, हमारे सारे सोर्सेज कोस्टल एरियाज में हमने लगा दिए, ठीक है, इंडिया में ये कोस्ट पे लगा दिया, फिर आप पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट पे लगा दिया, ठीक है, उसके आगे ईरान के चावार पोर्ट पे, हमने सारे सोर्सेज ऐसी जगह ऐसी कंट्रीज में लगा दिए जिसमें सारे मतलब ये फ्लड वल्नरेबल हैं, और फिर क्या हुआ कि कुछ इम्पैक्ट आ गया किसी चीज़ का और सारे जो थे डूब गए, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे अर्थ को एक प्रोन एरियाज़ में लगा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे कहीं जहाँ पे मतलब टेररिस्ट अटैक होते हैं, सारे हमने सप्लाई जो हमारी है वो सारी ऐसी जगहों से ही आ रही है, समझ रहे हो, तो वो चार चीज़ है।
इसके अलावा सेफ्टी स्टॉक जो है वो होना चाहिए यहाँ पे। सेफ्टी स्टॉक क्या है, जैसे एक स्टॉक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि कुछ लिमिट में चीज़ें होनी चाहिए ताकि कहीं अचानक से सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाए तो हमको रोना ना पड़े। स्वेज कैनाल में कोई अगर कुछ शिप जो है वो फंस जाए तो ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है ना, तो स्टॉक इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनोवेशन की ज़रूरत है। और near shoring, use this keyword in your answer writing. Regional local supply chains can reduce geographic dependence on the global network। ठीक है, नियर शोरिंग का मतलब जैसे कहते हैं ना हैशटैग वोकल फॉर लोकल, जैसे कहते हैं थिंक नेशनल एक्ट लोकल, वैसे नियर शोरिंग इज समथिंग जहाँ पे हम अगल आसपास देख लेंगे कि सामने अगल मतलब वही है ना, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, दैट थिंग इज देयर। ठीक है, तो बगल में ही अगर कुछ मिल रहा है तो वहीं से ले लो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत दूर जाओ। ठीक, दिस इज इट। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट topic, which is you can see on your screen US exit from Afghanistan। USA जो है वो यहाँ पे 11 सितंबर 2021 तक यहाँ पे विड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान बाई, यहाँ पे इस तारीख तक ये लोग बाहर निकल जाएंगे। ये 11 सितंबर 2021 क्या है, ये 20th एनिवर्सरी होगी 9/11 का जो अटैक हुआ था यूएसए में। ठीक है, और यूएसए की ये जो कंट्री की जो लॉन्गेस्ट वॉर है वो ये है। ठीक है, अफगानिस्तान वाली, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अबाउट द इशू क्या है, इशू यही है कि जब सितंबर 11 में जो 9/11 वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो 9/11 सितंबर मतलब 9th मंथ ऑफ द 11 दिस मीन्स 9th मंथ और 11th डे मतलब 9/11। तो 9/11 जो टेररिस्ट अटैक हुए थे उसके बाद यूएसए और उसके जो नेटो के एलाइज हैं, नेटो में बताओगे नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है और उसमें कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में। लेड टू द मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट अलकायदा और तालिबान के अगेंस्ट उनका मिलिट्री कैंपेन शुरू हो गया था। वो लोग यहाँ पर आ गए थे अपनी फोर्सेस के साथ, नेटो फोर्सेस आ गई थी, क्योंकि नेटो फोर्सेस में एक कंबाइंड शेयर्ड वल्नरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक पर अटैक करोगे तो सारी नेटो कंट्रीज आप पर अटैक कर देंगी। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सारी नेटो कंट्रीज ने ये यहाँ पे फोर्सेस भेज दी। तालिबान जो है वो इमर्ज हुआ एज इन द अर्ली 1990s। तो ये तालिबान जो है वो इस टाइम पे इमर्ज हुआ था और अफगानिस्तान में इसने रूल किया था 1996 से 2001 तक। और बहुत सारे जो यहाँ पे जो पावर थी वो ऑन द बेसिस ऑफ जो मुस्लिम इस्लामिक लॉज जो होते हैं शारियाज लॉ, तो उसके बेसिस पर यहाँ पे गवर्नेंस और ये सब चीज़ें चलाई गई थी ब्रूटल तरीके से। ब्रूटल वर्जन, सिंपल वर्जन नहीं, ब्रूटल वर्जन इसका यूज़ हो रहा था, जिसमें पब्लिक एग्जीक्यूशन होता था, एम्प्यूटेशंस होते थे। और एम्प्यूटेशन मतलब कुछ काट वाट देना है ना, हाथ पैर ऐसा कुछ। इसके अलावा मतलब ये ब्रूटल फॉर्म है ना, इसलिए बोला जा रहा है। इसके अलावा बैन किया जा रहा था वीमेन को फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और यूएस ने लगभग 14,000 ट्रूप्स भेज दिए थे इन अफगानिस्तान। क्यों भेज दिए थे, क्योंकि मतलब उनको अटैक करना था, ख़त्म करना था तालिबान को। और वो साथ ही साथ ट्रेन, एडवाइज और असिस्ट भी करते थे जो अफगान की लोकल फोर्सेस थी। ठीक है, टू ओवरसी द मिलिट्री ऑपरेशन इन द कंट्री एज टू प्रिवेंट एनी रिसर्जेंस ऑफ तालिबान ग्रुप। इसके अलावा यूएस जो है वो 20 साल से वहाँ पे है और बहुत ज़्यादा ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉस्ट पड़ा है यहाँ पर, और अभी तक कोई क्लियर विक्ट्री नहीं मिली है तालिबान पे। तालिबान इज स्टिल एक्टिव 20 साल तक अभी भी। ओके, इसके अलावा नंबर ऑफ सिविलियन, और यहाँ पे बहुत सारे सिविलियन और ये सब बहुत लॉस होता है लाइफ को, और बहुत सारे लोग खत्म हो जाते हैं। दैट्स वाई यू कैन लिंक इट विद द अदर करंट अफेयर्स, जैसे वो हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसको सस्टेनेबल सिस्टम नेटवर्क और वो सब रिलीज़ करते हैं। सो हैप्पीनेस के मामले में ये जो कंट्री है अफगानिस्तान, ये लास्ट नंबर पे है। सो दीज थिंग्स आर देयर, आप ऐसे चीज़ों को लिंक कर सकते हो और उन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। इसके अलावा इन द इंटरवीनिंग टाइम अफगान गवर्नमेंट एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी जिसने तालिबान को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, लेकिन स्टिल वो जो है कंटेस्टेड थर्ड, बट अप्रॉक्सीमेटली अ थर्ड ऑफ अफगानिस्तान इज स्टिल अ कॉन्टेस्टेड एरिया। ठीक है, तो ऐसा एरिया है अभी भी थर्ड ऑफ अफगान। इसके अलावा यूएस एंड तालिबान ने एक दोहा में एक डील साइन की थी इन Feb 2020 टू ब्रिंग द लास्टिंग पीस। जो जहाँ वॉर टॉन एरिया है तो वहाँ पे पीस लाने के लिए एक ट्रीटी और एक लैंडमार्क, एक डील हुई थी दोहा में यूएसए और तालिबान के बीच में। और उसी में बात हुई थी कि अब बैक टू होम, बैक टू वेदास है ना, ऐसा वाला, जैसे बैक टू मतलब
स्टे होम स्टे सेफ, तो ऐसा यूएसए भी कर रहा है, स्टे होम तो अपने घर जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पीस इन अफगानिस्तान नाउ हिंजेस अपॉन द सक्सेस ऑफ द इंट्रा अफगान नेगोशिएशन, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि बाहर निकल जाएंगे तो फिर जो आपस में उनका क्या चल रहा है लाइक उस पर डिपेंड करेगा पीस। अभी क्या है कि यूएसए जो है वो पीस मेंटेन किए हुए है, बाकी सारी मतलब नेटो कंट्रीज हैं दैट दे आर प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल, लेकिन अगर बाहर चला जाएगा तो ये सारी चीज़ें। ओके, सो ये पूरी कहानी है, एक प्यारी सी नहीं, बहुत ही दुख भरी कहानी है इनकी, पूरा ऐसा चलता है और बहुत 20 साल से अभी तक कोई मतलब बहुत बुरा हाल है। नाउ इम्प्लीकेशन ऑफ द रीजन, इम्प्लीकेशंस फॉर द रीजन, इम्प्लीकेशन क्या है, इससे क्या होगा, देखो जो अफगानिस्तान में गेन हासिल किए हैं, क्योंकि वो निकल जाएंगे, 14,000 ट्रूप्स हैं और जो भी हैं, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो तालिबान है वो रिएक्टिव हो जाएगा, मतलब नॉट रिएक्ट मतलब अगेन वो जो इनएक्टिव स्टेट में है वो दोबारा फिर से एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव मोड ऑफ ऑल आउट में आ सकता है। इसके अलावा रिस्क ऑफ सिविल वॉर का रिस्क है, क्योंकि बाहर निकल जाए फिर अफगानिस्तान गवर्नमेंट और वो आपस में फिर हो सकता है उनके बीच में कुछ हो जाए, ठीक है, झगड़ा, इंटरनल कन्फ्लिक्ट माइट बी देयर। इसके अलावा रेफ्यूजी क्राइसिस भी होने के चांसेस, मतलब ये भी एक इम्प्लीकेशन है कि वाइडर अगर सिविल वॉर होगा तो लोग परेशान होंगे, और लोग परेशान होंगे तो जो क्योंकि वहाँ पे जो होगा वो मतलब अगर ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो शारियात लॉ और फिर वो ब्रूटल फॉर्म यूज़ करते हैं, अगर तालिबान लेट से पावर में आ गया तो अपने आप वहाँ पे एथनिक वायलेंस, इंटर एथनिक वायलेंस, वो सब चीज़ें यहाँ पे वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, जैसा पहले भी 1979 से 2002 के पीरियड में हमने हमें एविडेंस मिले हैं। और इसके वजह से जो ऑलरेडी जो रेफ्यूजी क्राइसिस है, एथिक्स में भी रेफ्यूजी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और कि रेफ्यूजी एथिक्स इन आईआर में एक कंपोनेंट है रेफ्यूजी वाला, तो वहाँ पे भी हो सकता है ये चीज़ फिर से आ जाए, तो ये भी एक थ्रेट है। और फिर रेफ्यूजी क्राइसिस आपको पता है फिर क्या होता है, जैसे रोहिंग्याज इधर आ गए थे, फिर उसके बाद क्या पूरा कंट्रोवर्सी हुई थी बांग्लादेश, और वो सब चलता रहता है। सो सेम थिंग इज़ देयर, सेम थिंग इज़ प्रेजेंट इन दिस न्यूज़ कि वो इधर उधर जाएंगे और रेफ्यूजी क्राइसिस जो है वो यहाँ पे एंड दिस एग्जाकरवेट होगी। इसके अलावा चेंजिंग पावर इक्वेशंस, ठीक है, तो इट विल डेफिनेटली चेंज द पावर इक्वेशंस। पावर इक्वेशन के लिए आप बॉक्स देख सकते हो कि जैसे अलग अलग वेरियस कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट हैं, जैसे रशिया है, चाइना है, तो चाइना जो है उसका इंटरेस्ट अलग है, ईरान का अलग है, पाकिस्तान का अलग है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट एक सिंपल सा कोट है जो बिग पिक्चर वगैरह में अगर देखोगे, जो मिलिट्री के जो आर्मी के जो ऑफिसर्स आते हैं, तो वहाँ पे एक लोग बोले थे, वो स्टिल मेरे को याद है, उन्होंने बोला था दैट पाकिस्तान इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान और व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। तो ऐसा एक स्टेटमेंट था, तो दैट थिंग यू शुड नॉट राइट इन द एग्जाम, बट ये है एक रियलिटी कि ऐसा कुछ एक इक्वेशन जो है वो है। इसके अलावा रशिया का इंटरेस्ट क्या है, जो रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न इन द रीजन, उसमें फैक्टर हैं जैसे ड्रग ट्रेड है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल माइग्रेशंस, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वही चीज़ है जो एक शायर हैं, नाम जो मतलब अभी उनकी कोविड से डेथ भी हो गई थी, ठीक है, अनफॉर्चुनेट डेथ, तो उनका एक वो है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, है ना, यहाँ पर अकेला हमारा मकान थोड़ा ही है। सो दैट थिंग इज़ देयर, तो अगर आग लगेगी तो अगल बगल वाले सारे जो कंट्रीज़ हैं उनमें आग जरूर जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है, वहाँ बगल में चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, ईरान भी है, तो हर किसी को वहाँ पे थ्रेट है, ठीक है, थ्रेट है, वो थ्रेट हर किसी को है, ठीक है। जैसे इवन पाकिस्तान में अगर टेररिज्म है तो इवन पाकिस्तान में भी टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं कभी कभी, है ना, आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो वो सारी चीज़ें, इवन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो बेनज़ीर भुट्टो थी वहाँ पे, उनका टेररिस्ट अटैक में ही डेथ होगी। तो आप देखते हो कि इवन वो आग जब लगी है तो वो फिर नहीं देखती कि किसको जला रही है, क्योंकि आग तो आग है, ठीक है। चाइना का भी यही है कि अफगानिस्तान होल्ड्स बोथ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक वैल्यू, तो उसके लिए इकोनॉमिक वैल्यू भी है, सिक्योरिटी वैल्यू भी है, ठीक है। अगर अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी आएगी तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तालिबान रीजन से जो रिजीम एंड तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान माइट एंड अप
अनरेस्ट आ जाएगा जिनजियांग ऑटोनमस रीजन में, क्योंकि चाइना में जो जिनजियांग प्रोविज़न है वहाँ पे जो उइघुर कम्युनिटी उइघुर मुस्लिम्स जो रहते हैं उनका होता है यहाँ पे, मतलब एक कह सकते हो हैरेसमेंट और ऐसा, मतलब और भी जो ब्रूटलनेस, वो मतलब उनका उत्पीड़न, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। सो अगर तालिबान रिजीम आएगा तो तालिबान रिजीम एज यू नो के वो बहुत ब्रूटल फॉर्म ऑफ शारिया जो है वो थोड़ा, मतलब एक कह सकते हो एक कंजर्वेटिव और वो सारा एटीट्यूड है, तो दैट फीलिंग विल रिलेट, और वो वहाँ पे चाइना में भी चाइना की पॉलिटिक्स को इंटरफेयर करेगा। प्लस एट द सेम टाइम इकोनॉमी की बात करें तो वो दैट थिंग इज ऑल्सो देयर। तो इस तरीके से आपको माइन्यूट चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ईरान तो एन अफगानिस्तान डोमिनेटेड बाय तालिबान जो है, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा कि कंट्री जो है वो सऊदी अरब की तरफ, जो सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस है उस स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चली जाएगी, और इससे ईरान को नुकसान होगा। क्यों यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं, यहाँ सिंपल सा लॉजिक आपको पता होगा, या नहीं है तो आप सुन लीजिए कि जो सऊदी अरब है दैट कंट्री इज डोमिनेटेड बाय दिस सुन्नी मुस्लिम्स, ओके। और लेकिन जो ईरान है, ईरान इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री जो एक डोमिनेशन है जहाँ पे शिया मुस्लिम्स का, और जो शिया वर्सेस सुन्नी वाली जो ये लड़ाई है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, वो कन्फ्लिक्ट ये ईरान और सऊदी अरब को दो पोल्स में डिवाइड करता है, क्योंकि मेजर पार्टीज यही हैं अफगानिस्तान में, फिर बाकी जो पार्टीज हैं वो इन्हीं के एक एक करके इधर उधर हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तो ईरान जो है वो बहुत इस वजह से वो कन्फ्लिक्ट में रहता है सऊदी अरब, मतलब एक देयर इज अ लाइक जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जितना प्रेम है वैसे ही सऊदी अरब और ईरान के बीच में है, ठीक है। बाकी फिर इधर उधर कंट्रीज डिवाइड हो जाती हैं कि ईरान की तरफ कोई आ जाएगा, और सऊदी अरब के साथ हमेशा यूएस खड़ा रहता है और ईरान को पसंद नहीं करता यूएस, तो ऐसे करके वहाँ पे बहुत सारी इक्वेशन जो है वो बनती चली जाती हैं। आई होप यू आर गेटिंग। तो यहाँ पे न्यूज़ में यही है कि ईरान अगर इनके बीच में रिलेशन अच्छा हो, अगर तालिबान आएगा तो तालिबान ऑब्वियस है कि सऊदी अरब का सपोर्ट करेगा, और जैसे ही उसके इन्फ्लुएंस में जाएगा तो ईरान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं, और हमारा इनिशिएटिव वगैरह जो जरान डेलाराम हाईवे और वो सारी चीज़ें वो सब, और जो चावार पोर्ट था, ये सब अफगानिस्तान और ईरान को ध्यान में रखते हुए भी था, तो वो सारी चीज़ें हैं, ओके। आई होप यू आर गेटिंग। और इसके अलावा रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म होगा, ये भी एक हमने देखा था इम्प्लीकेशन है, ओके। नाउ कंसर्न फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कंसर्न क्या है? सबसे पहले इंडिया का जो एग्जिस्टिंग अप्रोच है, इंडिया का हमेशा से एक एलओसी वाला कॉन्सेप्ट रहा है। अब आप कहोगे एलओसी तो पाकिस्तान से रहा है, नहीं, वो वाला एलओसी अलग है, वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि एलओसी मतलब लेड, ओन्ड और कंट्रोल्ड, ये कीवर्ड है यूपीएससी के मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, कि इंडिया जो है वो हमेशा सपोर्ट करता है क्या? अफगानिस्तान लेड, अफगानिस्तान ओन्ड एंड अफगानिस्तान कंट्रोल्ड प्रोसेस ऑफ एंड्योरिंग पीस एंड रिकॉग्निशन ऑफ रिकंसिलिएशन इन अफगानिस्तान। देखो इंडिया का सीधा है कि जो भी अफगानिस्तान में बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, जो भी पीस की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वॉट एवर फ्रॉम ए टू जेड कुछ भी हो रहा है, वो सब चीजें अफगानिस्तान लेड, अफगानिस्तान ओन्ड और अफगानिस्तान कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ये जो पार्टीज हैं लाइक तालिबान, दैट शुड नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल। जो अफगानिस्तान की जो पीपल ऑफ अफगानिस्तान है, जैसे हम इंडिया में कहते हैं दैट पीपल आर सुप्रीम, ऐसे पीपल ऑफ अफगानिस्तान दे शुड डिसाइड। एंड जो उन्होंने गवर्नमेंट, वो कैसे करेंगे? वो गवर्नमेंट जो चुनते हैं वो गवर्नमेंट लेड करे, वो गवर्नमेंट ओन करे अफगानिस्तान की जो भी चीजें हैं, और वो गवर्नमेंट कंट्रोल करे। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल तालिबान कर रहा है, ओके। सो इसलिए इंडिया का ये कॉन्सेप्ट रहता है। तो कंटिन्यूइंग विद दिस करंट पॉलिटी, अगर हम इसी की बात करेंगे तो क्या होगा? एंगेजमेंट लिमिटेड टू डेमो। अगर हम ये बात करते हैं ना कि अफगानिस्तान लेड ओन कंट्रोल, तो इसमें हम क्या करते हैं? हम सिर्फ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से बात करते हैं। हम तालिबान को एज अ मेजर प्लेयर मानते ही नहीं हैं, और अगर हम उसको प्लेयर नहीं मानते तो हम उससे कोई बात भी नहीं करते, क्योंकि तुम तो हटो, हम अफगानिस्तान लेड ओन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। जैसे आप किसी घर में जाओ, ठीक है, तो मतलब आप किसी की मान लो शिकायत करने जा रहे हो किसी बच्चे की, ठीक है, तो आप उसके घर में जाओगे, कहोगे बड़ा कौन है घर में, उससे बात करेंगे, है ना, ऐसा कुछ होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट को मानते हैं, तालिबान को तो मानते ही नहीं है प्लेयर, कहते हैं ये तो ऐसे ही हैं, ठीक है, उपद्रवी हैं, ठीक है, या जो भी हैं ये लोग गलत हैं, या जो भी है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है कि हम उसको मानते नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर बिग पिक्चर पे डिबेट वगैरह देखोगे सो, और ये एक है कि इंडिया को ये रियलाइज़ करना है कि तालिबान इज़ द मेजर प्लेयर, और वी शुड
टॉक टू देम एज वेल, उनसे भी वो, क्योंकि वो और कंट्रीज ऐसा कर रही हैं। यूएसए जो है उसने तो अलग से डील साइन करी है उसके साथ, एक दुआ में अभी मैंने बताया था वो सारी चीज़ें। इसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेट्स, हिस्टोरिकली तालिबान ओइंग टू क्लोज रिलेशंस विद आईएसआई, और ये भी एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है कि यहाँ पर तालिबान का आईएसआई के साथ, तालिबान और पाकिस्तान का एंगल आ जाएगा, और उससे क्या होगा, तालिबान विल हेल्प आईएसआई वगैरह, तो उनके पास जो ऑलरेडी टेरर फंडिंग वगैरह जो ब्लैक लिस्ट और ये ग्रे लिस्ट वगैरह हो रखे हैं, तो लेकिन अगर ये तालिबान पावर में आ जाएगा तो तालिबान विल डाइवर्ट दोज रिसोर्सेज टुवर्ड्स विच कंट्री, विच एसोसिएशन और विच इंस्टीट्यूट और विच बॉडी, आईएसआई। ठीक है, तो ट्रेनिंग वगैरह, और फिर जो इंडिया में जो कह सकते हो वो टेररिस्ट वाला पर्सपेक्टिव यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात है। ठीक है, इसके अलावा टेरर आउटफिट्स नाम है, हक्कानी नेटवर्क है, इसके अलावा जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा। सो यहाँ पे हैव टारगेटेड, जो इंडियन वर्कफोर्स को वर्कर्स को टारगेट करते हैं अफगानिस्तान में, वो सारा एंगल है, क्योंकि आई मीन सब चीज़ें हो जाएंगी टेररिस्ट से रिलेटेड, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी एक्सट्रीमिज़म होता है, टेररिज्म होता है, हर चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी स्टेक पे हैं, जैसे 2001 से इंडिया ने बहुत सारे वहाँ पे डेवलपमेंटल असिस्टेंस दिए हैं, मतलब अराउंड 3 बिलियन का हमने यहाँ पे खर्चा किया है पाकिस्तान में डेवलपमेंट अफगानिस्तान में डेवलप करने के लिए। यहाँ पे उनकी पार्लियामेंट जो है वो हमने बनाई है, उनके यहाँ लाइब्रेरीज वगैरह, उनका जारान डेलाराम हाईवे वगैरह, मतलब ऐसे हम कुछ ना कुछ वहाँ पे डेवलपमेंटल में 3 बिलियन हम खर्च कर चुके हैं। तो इंडिया जो है सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसी वजह से आपने देखा होगा राशिद खान है ना, बॉलर, जो क्रिकेट जो लोग देखते हैं, तो वो यहाँ पे इंडिया में खेल रहे हैं, है ना। तो ये सब सॉफ्ट डिप्लोमेसी, एक अच्छा रिलेशन है इंडिया अफगानिस्तान के बीच में, इन सो फार एज द सॉफ्ट डिप्लोमेसी इज कंसर्न। जो हमारी मूवीज़ हैं, बॉलीवुड जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के प्लेयर्स यहाँ खेल रहे हैं, ये प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के यूट्यूब चैनल वगैरह पे ये चीज़ें PIB वगैरह पे आ चुकी हैं कि वो राशिद खान इंडिया में IPL खेल रहे हैं और बहुत उनको प्यार दुलार मिलता है, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं वगैरह वगैरह। सो दैट इंटरेक्शन इज देयर। ठीक है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, लेकिन अगर ये आ जाएगा तो फिर सॉफ्ट डिप्लोमेसी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, दिस इज देयर, और जो भी डेवलपमेंट किया है उसका क्या मतलब रह जाएगा। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ सेफ्टी नेट, और सेफ्टी नेट यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, कि यहाँ पे जो भी है अफगानिस्तान जो है वो सिक्योर, अभी क्या है कि जो भी US सपोर्ट करती थी, वो USA जो है वो थोड़ा सा हार्ड पावर यूज़ करती थी, वहाँ पे उनकी फोर्सेस वगैरह नहीं, तो इंडिया को आराम से डेवलपमेंट इंडिया कर लेती थी, सेफ्टी नेट रहता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, USA निकल जाएगा तो अब हमें डेवलपमेंट फंक्शन अगर कुछ करने भी तो हमें हमारा वो सेफ्टी नेट जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, हो जाएगा ऐसा। इसके अलावा वे फॉरवर्ड इंडिया का क्या है, इंडिया को डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट, जो भी तालिबान जो है वो पॉलिटिकली एम्पावर्ड है। तालिबान अगर 20 साल तक USA जैसी सुपर पावर तालिबान को ख़त्म नहीं कर पाई 20 साल तक, और आज भी अगर 1/3 एरिया ऐसा है जिस पे तालिबान, मतलब अभी देखा था हमने कि वो उतना एरिया कंटेस्टेड एरिया है वगैरह वगैरह, तो अगर तालिबान को 20 साल में USA जैसी सुपर पावर नहीं ख़त्म कर पाई तो कुछ तो बात है ना। सो दैट्स वाई इंडिया शुड एक्सेप्ट दिस डिप्लोमेटिक थिंग, और इंडिया को डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने चाहिए विद पॉलिटिकली एम्पावर्ड तालिबान। तालिबान जो है वो पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, और इस चीज़ को इंडिया को एक्सेप्ट करके रियलाइज करके डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट जो है वो एस्टेब्लिश करने चाहिए। जो अफगानिस्तान लेड ओन्ड कंट्रोल्ड वाली चीज़ है, वहाँ पे तालिबान को भी थोड़ी सी जगह देनी चाहिए। इसके अलावा मोर असर्टिव एंड ब्रॉडर अप्रोच लेने की ज़रूरत है, इज़ नीडेड टू इफेक्टिवली मैनेज द थ्रेट्स। जो भी थ्रेट्स हैं, जैसे अभी हमने देखा कि थ्रेट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि तालिबान एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी, तो अगर ऐसा है तो उस पर काम करो, है ना। उसको जो है ना पॉजिटिव अप्रोच रखने की ज़रूरत होती है आपको अनसर्टेनिटी में, कि हाँ दिक्कत है, तो ऐसा नहीं कि अब तो हम डर गए और खतरा गए, नहीं। जो कमियाँ हैं, जो मतलब दिक्कत है, जो भी अगर हमें वॉर का वहाँ पे थ्रेट है या कुछ ऐसा है, तो कोऑपरेशन इंटेलिजेंस सर्विस से कोऑपरेट करो, प्लस वहाँ पे जो नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पे इनेबल करके जो भी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट है वो होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ देयर। इसके अलावा कंटिन्यू ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टमेंट, सो ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू कंट्री। जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ऐसा नहीं है कि अब USA चला गया तो हमने अपना जो काम हमारा था वो हमने बंद कर दिया, नहीं। जो इन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट है वो चलता ही रहना चाहिए। ठीक है, द शो मस्ट गो ऑन। इसके अलावा
रीजनल कोऑपरेशन इंडिया शुड लुक टू, जो भी ब्रॉडन करने की ज़रूरत है, जो भी इंगेजमेंट है विद ईरान, रशिया और अपॉर्चुनिटीज़ विद चाइना, क्योंकि जितने स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ एक रीजनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि अभी तक इस रीजन में कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं पे रीजनल कोऑपरेशन काम कर रहा हो। सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ इज़ देयर, बट एससीओ में चाइना भी है, रशिया भी है आपका, वहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ तो हैं, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे आपको ये समझना है कि वहाँ पे ये ईरान नहीं होता है, वहाँ पे अफगानिस्तान भी नहीं होता है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर देयर। तो एक रीजनल कोऑपरेशन टाइप की कोई बॉडी होनी चाहिए। सार्क में पाकिस्तान एक्टिव नहीं है, ठीक है, इवन सार्क खुद एक्टिव नहीं है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारी इश्यूज़ हैं, तो ऐसा कोई आपस में एक वो नहीं है, ठीक है। सो वो होना चाहिए। इसके अलावा ब्रॉडर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की ज़रूरत है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हों। और इसके अलावा इट इज़ द टाइम फॉर इंडिया टू बिल्ड अपॉन जो गुडविल बनाई है उस पर बिल्ड करें और प्रोएक्टिव रोल प्ले करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट टॉपिक, इसको भी अभी खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम तो हो गया बट स्टिल आज हम इसको खत्म कर देंगे। ओके, ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट। देखो, विद द ऑनगोइंग ईयू मीडिएटेड इनडायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन यूएसए एंड ईरान, यूएसए और ईरान के बीच में ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, वो मीडिएट कर रहा है। होप्स फिर से आ गई हैं कि रिवाइव होगी जो इनकी ईरान न्यूक्लियर डील थी, जिसको एक और दूसरा नाम दिया जाता है, जिसको एक कठिन सा नाम भी दिया गया है, इतनी ज़िंदगी आसान कैसे हो जाएगी, उसका नाम है दिस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और ईरान न्यूक्लियर डील एक ही चीज़ है दोनों। तो ये जो हैं, ये इसकी रिवाइवल की यहाँ पर थोड़ी सी एक होप आई है, एक आशा की नई किरण आई है। ओके, यहाँ पे है क्या, देखो, ईरान का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान जो है उसने स्टार्ट किया था, ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1950s में विद यूएसए की हेल्प से ही किया था, और इसका नाम था एटम फॉर पीस इनिशिएटिव। इसके अलावा ईरान ने साइन किया था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन 1968 एज अ पार्ट ऑफ 62 ओरिजिनल सिग्नेटरीज। तो ईरान वॉज वन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नेटरीज, और बाद में इसने 2 साल बाद रेटिफाई भी कर लिया, मतलब अपनी कंट्री में एक लॉ भी बना दिया। लेकिन 2005 में क्या हुआ, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये फाउंड किया कि ईरान जो है वो NPT में, तो उसने 1968 में भाई फाउंडिंग मेंबर की तरह जल्दी से 62 ओरिजिनल सिग्नेटरीज के साथ साइन किए थे। 1970s में उसने अपना बना भी दिया था, 68 और 70 में लग रहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन IAEA ने कहा कि ज़मीन पे हकीकत ऐसी नहीं है, क्योंकि ये नॉन कंप्लायंस है, यहाँ पे कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, लीडिंग टू न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शन। और इसके बाद क्योंकि नहीं कर रहे थे तो सैंक्शन लगा दी किसने, UNSC ने, ठीक है, UNSC ने सैंक्शन लगा दी। USA की अकेले बात नहीं हो रही है, दिस यू शुड नो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर द ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन इन 2015 ईरान ने एक एग्रीमेंट पर आया, ईरान जो है जिसको बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या ईरान न्यूक्लियर डील, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्या था, ये ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को कि 2015 में ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था। ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्या है, यहाँ पे इसका दूसरा नाम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी है। ये साइन हुआ था ईरान एंड P5+1 नेशन में। तो ईरान, आपको पता है ईरान कंट्री है, सामने कौन दूसरी पार्टी थी, पूरा UNSC थे, UNSC के जो परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं, जिसको ऐसे याद रख सकते हो, बफर चाइना, बफर यानी ब्रिटेन, USA, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। तो ये जो बफर चाइना या परमानेंट 5 कंट्रीज, P5 मतलब परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ UNSC, ठीक है, ये +1 नेशन, 1 नेशन जो है वो जर्मनी है, ये याद रखना। तो P5 ईरान एंड एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ P5+1। तो ये कंट्रीज ने 2015 में इसको साइन किया था। और हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द दिस EU फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी आर द पार्ट ऑफ इट, UNSC एंडोर्स्ड इट थ्रू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231, ठीक है। तो 2231 ये चीज़ याद रखना कि इस रेजोल्यूशन के तहत यहाँ पे ये चीज़ें हुई थी, ठीक है, 2231। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो ये आपका 1267 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो उसमें वो जो क्या नाम है उसका, मसूद मसूर की दाल, जो भी है व्हाटएवर, वो जो मसूर है वो मसूर जो है वो मसूर तो नहीं होना चाहिए, बट वो जो मसूर अजद मसूर जो व्हाटएवर, तो वो जो बंदा है ना, मैं जानबूझ कैसे बोल रहा हूँ, वो जो बंदा है
उसको भी, वो जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक रिजोल्यूशन था। सिमिलरली जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर इशू आया था वहाँ पे एक रिजोल्यूशन था। तो ऐसे सारे रिजोल्यूशन मैचिंग में यूपीएससी माइट आस्क यू कि एक तरफ दे देगा रिजोल्यूशन, दूसरी तरफ दे देगा उसका ऑब्जेक्टिव और कह देगा मैच कर दो, या कह देगा कि कौन से करेक्ट है स्टेटमेंट, कौन सा पेयर करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो याद रखना 2231 इससे रिलेटेड है, ठीक है। बाकी वो दोनों देख लेना कि इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वहाँ पे कौन सा रिजोल्यूशन एक्टिव हुआ था, और ये जो टेररिस्ट डिक्लेयर करना है वहाँ पे कौन सा एक्टिव होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 एटम जो है बाय रिमूविंग यूरेनियम 238 मींस इट कैन बी यूज्ड फॉर द न्यूक्लियर फ्यूल फॉर बॉम्ब। तो इसमें इंक्रीज जो यूरेनियम 235 है उसकी कंसंट्रेशन जब बढ़ाई जाती है 238 की कम की जाती है, उसी को हम कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट, क्योंकि इससे ही बनता है न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक। तो नेचुरल यूरेनियम जो होता है ना उसके अंदर क्या होता है 0.7% ऑफ यूरेनियम 235 होता है, ठीक है, 0.7%, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आप देख रहे हो अगर ये पूरा अगर इसको थोड़ा साइंस है तो थोड़ी सी अच्छे से समझाते हैं। देखो समझने की कोशिश करो, नॉर्मल नेचुरल यूरेनियम में इतना यूरेनियम 235 है, दो हैं, एक 235 है एक 238 है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे छोटे छोटे वाले कॉलम दिख रहे हैं, जो हल्का कलर है वो 235 का है। अब यहाँ पे इतने सारे देख रहे हो, एक क्लासरूम समझ लो, उस क्लासरूम में केवल एक हमें दिख रहा है 235, यानी कह रहे हैं 0.7%। मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो 0.7 बच्चा है ना, या 1000 बच्चे हैं तो 7 बच्चे ऐसे हैं जो यूरेनियम 235 वाले नाम के हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि जो लो एनरिच्ड अगर होता है तो 5% हो जाता है, मतलब 100 में से 5 बच्चे ऐसे होंगे, पहले 100 में से 0.7 थे। तो बड़ी सी क्लासरूम है, यहाँ पे 5 बच्चे ऐसे हैं जो कैसे हैं, जिनका मतलब बेसिकली कह सकते हो जो यूरेनियम 235 वाले हैं। हाई एनरिच्ड फ्यूल में क्या होता है, जहाँ पे 20% यूरेनियम 235 होता है, तो बढ़ गए देखो ये वाले, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस। और जो वेपन ग्रेडेड होता है वो 90% ऑफ यूरेनियम 35 होता है। तो लो एनरिच 5%, हाई एनरिच 20%, और अगर 90% हो गया तो हो जाएगा वेपन ग्रेडेड, जिसमें पूरा देखो ये यूरेनियम 235 है। इसी यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने की प्रोसेस को हम कहते हैं एनरिचमेंट। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। सो ये चीज़ है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑन द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लिमिटेशन लगा दी गई। अब ये तो हो गया कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनता है और कैसे उसकी कंसंट्रेशन वगैरह बढ़ाते हैं। इसके अलावा अब ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसको न्यूक्लियर डील बोल रहे हैं, इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि लिमिटेशन लगा दी गई ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। कैसे लगाई गई, यहाँ पे जो 3.67% है इस पर इतने पे कैप लगा दी गई, यानी 0.7 में हमने देखा था कि नॉर्मल था और 5% पे लो एनरिच्ड था। तो हमने लो एनरिच्ड के पहले थोड़ा सा, यानी 3.67 पे 3.67% पे हमने क्या लगा दिया यहाँ पे कैप लगा दिया, ठीक है, 3.67%। ऐसे ही अगर क्या बोलते हो, ये वाला अगर देखोगे यूएन का रेजोल्यूशन वो शायद 1267 है, शायद है, इसको थोड़ा कंफर्म कर लेना। ऐसे यहाँ पे भी 67 है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है, तो वहाँ पे भी वो जो नंबर है वहाँ पे भी वो 2967 है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेन। तो ऐसे 67 हर जगह है। तो आप ऐसे फैक्ट्स भी याद रख सकते हो, ठीक है। इवन अगर आप उसकी बात करोगे कि फॉरेस्ट वगैरह कितना है, तो वहाँ पे भी कुछ 67 से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें इंटरलिंक करके मैं ट्विटर वगैरह पे अपने अकाउंट पे शेयर करता रहता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड। तो यू कैन कंसिडर फॉलोइंग दैट अकाउंट, नॉट मी बट दैट अकाउंट, ओके। तो आप उसे भी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो वहाँ पे। सो दैट थिंग इज ऑल्सो देयर, वो हेल्पफुल हो जाती है ताकि लिंक कर सकते हो, ओके। कम बैक टू अवर टॉपिक। तो ये हो गया कैप आपका। इसके अलावा रिड्यूस स्टॉक पाइल ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम फॉर 300 kg। जो स्टॉक पाइल है यूरेनियम का उसको भी 300 kg पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया। एनरिचमेंट को भी 3.67 पर जो रोक दिया। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है लिमिटेशन उस पर भी लगा दी गई, ताकि आप कुछ ऐसा नहीं कि अभी पता चला 3.67 के अंदर ही आपने कुछ रिसर्च एंड डेवलप करके बना लिया कि नहीं इससे अंदर में ही हम कर लेंगे, है ना, या 300 kg जो है उसको, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे लिमिटेशन लगा दी गई। इसके अलावा एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग, अब लगा दी है तो चेक भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला ऐसे तो ईरान ने 1968 में तुरंत साइन किया था उसको, जो हमारे जो मतलब NPT थी, ठीक है।
तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को तुरंत साइन किया था, 2 साल में लॉ भी बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसी एंगल से सोचा जाए तो ये बनाने का भी फायदा तभी है जब मॉनिटरिंग हो, मॉनिटरिंग में की जाएगी और इंस्पेक्शन ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज IAEA मॉनिटर करेगा और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट एक्टिविटीज बाई IAEA, पुरानी एक्टिविटीज को भी कर सकता है। इसके अलावा रिलीफ टू ईरान फ्रॉम सैंक्शन, और यहाँ पे देखो दोनों तरफ, क्योंकि सैंक्शन ये क्यों साइन करेंगे ईरान वाले, ऐसी थोड़ी ना कि एक तरफ से कोई डोमिनेशन शो कर लेगा, ऐसे नहीं होता है। तो एक तरफ तो उन्होंने कहा कि हम ये मान रहे हैं, आप ये मानो। ये क्या है, यहाँ पे जो ट्रेड जो सैंक्शन लगा दी थी IAEA ने चेक करके पहले, उन सैंक्शन को हटा दिया गया, मतलब एक राहत दे दी गई। और इसके अलावा एंड ऑफ ऑयल एम्बार्गो बाय यूरोपियन यूनियन एंड अलाउ फ्रॉम एक्सेस टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम। तो जो इस पर जो इकोनॉमिक कंडीशन पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एम्बार्गो लगा दिया था यूरोपियन यूनियन ने, तो वो भी यहाँ पे उसको भी राहत दे दी गई। इसके अलावा JCPOA की टाइमलाइन क्या है, यू कैन यूज़ इट इन योर आंसर राइटिंग्स एज वेल, अगर पूछ दिया जाए एनालाइज करो। तो 2016 में स्टार्ट हुआ इसका कंप्लायंस, क्योंकि 2015 में साइन हुई थी। 2017 में क्या हुआ, US ने इम्पोज कर दिए नॉन न्यूक्लियर सैंक्शन ऑन ईरान, सैंक्शन अंडर न्यू कैटेगरीज इंक्लूडेड काउंटर टेररिज्म। तो दूसरी कंट्रीज में, दूसरे कैटेगरीज में वो लगा दिए गए, ठीक है। इसके अलावा UN रिपोर्ट ने हाईलाइट किया आर्म्स एम्बार्गो वायलेशन बाय ईरान। तो 2017 में ये हुआ था और इसी वजह से वो दोबारा चीज़ें आने लगी। 2018 में क्या हुआ, क्योंकि ऐसा कर दिया गया था, क्योंकि सैंक्शन लगा दिए गए थे USA के द्वारा, तो 2018 में क्या हुआ, UK और अदर कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड जर्मनी, UK फ्रांस एंड जर्मनी, याद रखना जर्मनी, ओके। सो UK फ्रांस एंड जर्मनी जो है, जो P5+1 में अगर देखोगे तो चाइना, रशिया, और वो हटा दो चाइना रशिया, और एक कौन सी कंट्री है, BUFR, फ्रांस यहाँ है, USA यहाँ नहीं है, ठीक है। USA तो वैसे ही नहीं होगा, चलो USA हटा दिया, कौन से लॉजिक से, और ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया नहीं है। USA रशिया जो पोलर वाले वर्ड हैं उनको हटा दो, बाकी जो है BUFR, ठीक है। फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि हाँ कुछ कंट्रीज जो हैं वो हैं यहाँ पे, UK फ्रांस जर्मनी, ठीक है, याद कर लो इसको। तो इंस्टेक्स इन्होंने एस्टेब्लिश किया है। इंस्टेक्स क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंस्टेक्स का इंस्ट्रूमेंट फॉर सपोर्ट इन द ट्रेड एक्शन। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड जो है एक तरीके का ये बार्टर सिस्टम की टाइप से काम करता है। मतलब अभी क्या है कि डॉलर में ऑयल, मतलब उस पर रोक लगी हुई है सैंक्शन की, तो डॉलर में कोई लेन देन नहीं हो सकता, और डॉलर जो है अगर उसमें नहीं हो सकता तो ऐसा तो है नहीं कि ईरान की जो रियाल वगैरह है या जो भी उनकी करेंसी है दूसरी भी, तो ऐसा तो है नहीं कि वो करेंसी जो है उसमें वो इधर उधर ट्रेड कर लें। तो डॉलर, क्योंकि डॉलर पे बैन लग गया, मतलब उन पे सैंक्शन लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है इससे क्या होता है कि मतलब ट्रेड हो जाता है आपस में इन कंट्रीज़ और ईरान के बीच में विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और US ने इसके अलावा एक दूसरा टॉपिक है कि US ने सेकेंडरी सैंक्शन एग्जाम्पशन फॉर कंट्रीज़ यहाँ पे हटा दी थी फॉर बाइंग द दिस ईरानियन ऑयल। ये इन्होंने एंड कर दिया था वो सैंक्शन एग्जाम्पशंस थी। सैंक्शन जो है रोक है, उस पर एग्जाम्पशन लगा हुआ था, उसको भी खत्म कर दिया, मतलब रोक जो है वो हटा दी थी। तो यहाँ पे इंस्टेक्स आ गया था। इसके अलावा ईरान ने इंक्रीज़ किया एनरिचमेंट 4.5, तो जो लो एनरिचमेंट है 5%, उससे थोड़ा कम, लेकिन जो 3.67 रोका गया था उससे ज़्यादा है, ठीक है। 2019 में क्या हुआ, 2019 में आप देखोगे कि US ने अनाउंस किया कि हम विड्रॉ कर रहे हैं JCPOA से, क्योंकि शुरुआत तो 17 से ही हो गई थी जब उन्होंने नॉन न्यूक्लियर सैंक्शन ईरान पे लगाए थे वगैरह वगैरह। तो सैंक्शन आर री इम्पोज्ड और ईरान विद अदर न्यू सैंक्शन, दूसरे भी न्यू सैंक्शन लगा दिए गए। और 2020 में जो अभी टारगेटेड किलिंग हो गई थी उनके मेजर की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट है, ओके। इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट में डेवलपमेंट क्या हो रहा है, सो चेंज पॉलिटिकल रिजीम हुआ है 2020 में, क्योंकि जो अभी कंट्रीज़ है, रिपब्लिकन थोड़े ज़्यादा नेशनलिस्ट होते हैं, प्रोटेक्शनलिस्ट होते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन जो डेमोक्रेट्स होते हैं वो थोड़े मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं होते, मतलब कंजर्वेटिव या इतने ज़्यादा नहीं होते, रिजिड नहीं होते, वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उनके अंदर, या ये सारी चीज़ें हैं मतलब जेनरिक।
So this is there, and apart from that effects of revival in of the deal on all stakeholders. ठीक है, तो अलग अलग स्टेक होल्डर अप्रोच लगा के एनालाइज कर सकते हो आपकी आंसर राइटिंग में, मेंस में, कि सब पर क्या इफेक्ट है। ईरान पे क्या इफेक्ट है? ईरान पे इफेक्ट ये है कि डील जो है वो रिमूव कर देगी प्रिवेलेंट इकोनॉमिक सैंक्शन, ठीक है, और उसकी इकोनॉमी किक स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सब बैन वगैरह लग जाते हैं, दिक्कत होती है इकोनॉमी को, तो ईरान के लिए ये फ़ायदा है। इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से जो स्टेट कंसर्न है, जैसे यूएस, इजराइल, सऊदी अरब और जो अदर कंट्रीज़ हैं ईरान की अदर एम टू कट, जो अदर कंट्रीज़ हैं, अदर्स जो एम करती हैं कि ईरान की जो कैपेसिटी है उसको कम किया जाए। सो ऑल्दो स्टेट जो है वो कंसर्न है विद ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सारी, ठीक है। ऑल्दो कंट्रीज लाइक यूएसए बाई एंड लार्ज सेटिस्फाइड विद द डील, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ईरान इकोनॉमिक पार्टनर्स जो हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है और ये सारे कंट्रीज़ हैं, ये भी यहाँ पे कंट्रीज़ जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं और जो भी अदर कंट्रीज़ हैं जो इनकी इकॉनमी से अफेक्ट होती हैं, वो एक स्टेक होल्डर हैं। इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि ईरान की इकॉनमी रिवाइवल होने से जो डायरेक्टली बेनिफिट करेगा इकोनॉमिक पार्टनर्स को, ठीक है, क्योंकि डील कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ईरान जो है, ईरान जियो पॉलिटिकल पार्टनर्स, यूएसए's एग्जिट जो है, तो जियो पॉलिटिकल पार्टनर्स जो है वो भी यहाँ पे खुश हो जाएंगे और उनके लिए भी फ़ायदा है, ठीक है। तो कैन टिल्ट ईरान्स न्यूक्लियर जियोपॉलिटिक्स अवेलेंस अवे फ्रॉम चाइना रशिया से अवे करके, जैसे अभी क्या है, अभी जब क्योंकि बैन वगैरह लग गया है तो इस वजह से चाइना जो है वो उसकी तरफ टिल्ट हो रहा है ईरान, ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि चाइना वर्सेस अगर ईरान वर्सेस यूएसए हो रहा है और उधर चाइना वर्सेस यूएसए भी चल रहा है, तो क्या हो रहा है, ईरान टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना, क्योंकि रशिया चाइना आर अगेंस्ट यूएसए। तो एक कौटिल्य का मंडल थियरी है, कौटिल्य जो है आपको पता होगा चाणक्य, मतलब उनकी एक मंडल थियरी है, वो यही कहती है कि एनिमीज एनिमी इज योर फ्रेंड, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाया गया है, सिंपल सा, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वो कॉन्सेप्ट है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे काउंटर किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग रन में पीस एस्टेब्लिश होना चाहिए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और इम्पैक्ट ऑन इंडिया ये होगा कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशन है, दोनों फ़ायदे में रहेगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशन इसलिए क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं ईरान से, सो दैट थिंग इज़ देयर, ठीक है। तो ऑयल इंपोर्ट पर फ़र्क जो है वो यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, प्लस स्ट्रेटजिक इसलिए क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रेटजिक पोर्ट है, जो चाबार पोर्ट है, वो बेचारा अटक गया इस चक्कर में सैंक्शन की वजह से, क्योंकि इंडिया कैन नॉट डू दिस थिंग अब, क्योंकि वो सैंक्शन लगे हुए हैं। इसके अलावा INSTC है, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, जो पूरा यूरोपियन कंट्रीज तक जाता है, पूरा बीच में सेंट्रल एशिया को पार करते हुए ईरान से होते हुए, वो भी यहाँ पे, वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा उसे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, उसे फ़ायदा मिलेगा, प्लस जो अशगाबाद एग्रीमेंट है उसको भी यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा चैलेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ द ट्रीटी, तो ये जो ट्रीटी है इसमें फंक्शन में चैलेंजेस क्या हैं? डील जो है वो टेम्पररी है, एप्लीकेबल सिंस 2026, ठीक है, जो JCPO है तो वो उसकी टेम्पररी नेचर में है, तो दिस इज़ द चैलेंज। इसके अलावा यूएसए ने जो यूनिलेटरल एग्जिट किया था, ये ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करता है, और ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट है ना, जैसे फार्म लॉ में कॉन्सेप्ट में लड़ाई हो रही है इंडिया में, या जो भी कन्फ्लिक्ट है वहाँ ट्रस्ट नहीं है फार्मर्स को, है ना। ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट। इवन OECD का ये UPSC में क्वेश्चन आ चुका है, पबेड में भी आ चुका है, GS में भी आई गेस आ चुका है ये क्वेश्चन कि ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि उससे गवर्नेंस उसी से होती है। केस स्टडीज़ में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे ट्रस्ट नहीं करते, है ना, लोग मानते ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे अगर आपने कुछ अगर कुछ UPSC रिलेटेड वेब सीरीज़ अगर देखोगे, जैसे एक भौकाल है, ठीक है, तो वहाँ पे एक रियल IPS की स्टोरी वगैरह जो है वो बनाई गई है, तो वहाँ पे भी यही है कि लोग पुलिस में ट्रस्ट नहीं करते, है ना। सो लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता, और पुलिस को तो मानते ही नहीं है, कि पुलिस को बताने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुलिस खुद नहीं कुछ करेगी। सो ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज ऐसा अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो वहाँ लोग पुलिस से कोऑपरेट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, और फिर वहाँ पे बड़े बड़े गैंगस्टर और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट, है ना। माओइज्म और ये जो मतलब जो भी माओवाद और ये सब चलता रहता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो वहाँ ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से ही ऐसा सब चीज़ें होती हैं। लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे ट्रस्ट नहीं करते, जो लोग ऐसे अटैक करते हैं, जो लोग
इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम उन पे ट्रस्ट करते हैं, सो दैट ट्रस्ट थिंग इज़ देयर इन लॉ एंड ऑर्डर। सिमिलरली गवर्नेंस के लिए मान लो कोई स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई लेकिन बेनिफिशियरीज आर नॉट इंटरेस्टेड, तो ट्रस्ट डेफिसिट में वो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा उस स्कीम का, है ना। गवर्नमेंट वैक्सीन शुरू कर रही है लेकिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ट्रस्ट इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। तो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बन गई, वैक्सीन तो बन गई, लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे तो क्या आएगा, वैक्सीन हेजिटेंसी। तो ऐसे ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइंस एंड टेक देख लो, चाहे इकोनॉमी देख लो, चाहे इन्वायरमेंट देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, है ना। तो इस तरीके से एनालिसिस करते रहोगे तो यूपीएससी मेंस में कभी आंसर राइटिंग के टाइम पे ब्लैंक नहीं होगे, चीज़ों को कुछ लिख के आओगे, समझ जाओगे, एनालाइज कर पाओगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। तो यही चीज़ यहाँ है, टेम्पररी नेचर है प्लस यूनिलेटरल एग्जिट जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करता है। इसके अलावा नाइदर यूएसए एंड इट्स एलाइज नॉर ईरान पब्लिक आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द एग्रीमेंट। तो कोई भी यहाँ पे सेटिस्फाइड भी नहीं है ओवरऑल। सो दिस इज देयर, ईरान भी नहीं है, यूएसए भी नहीं है। सो दीज आर द चैलेंजेस। सो दिस इज इट। एंड इसी के साथ हमारी 4 या 5 पार्ट हो, ये शायद चौथा पार्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चौथा पार्ट है ना। तो 4 पार्ट्स में हमने इकोनॉमी जो पहला टॉपिक है प्लस दूसरा हमने कर लिया, और अब हम बात करेंगे इकोनॉमी की नेक्स्ट पार्ट से, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक अगले वीडियो में कवर किए जाएं। ओके, दिस इज इट एंड हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल विच इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं एंड प्लीज़ डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करे रखूँ। ठीक है, बिकॉज योर फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप बताओगे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ कम कर दो, वो चीज़ ज़्यादा कर दो, बिकॉज दैट थिंग इज़ द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। बिकॉज यहाँ पे यूट्यूब पर कोई अर्निंग नहीं होती, कुछ मुझे यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई मेरी फैक्ट्री नहीं खुल रही, कोई यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश नहीं हुई है। सो दैट थिंग इज़ देयर। तो अगर हेल्पफुल है तो यू कैन सिंपली कमेंट, और उसी से इनफ मोटिवेशन होगा इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने का। दिस इज़ इट एंड हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड बाय बाय।